हाथीबड़कला में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वागत। मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत और सेवा करते हुए भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। दून विहार में नगर निगम द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन का उद्घाटन। मंत्री गणेश जोशी और महापौर चौरस सतयाल ने किया उद्घाटन। प्रदेश भर में हो रहा वेंडिंग जोन का निर्माण। ऋषिकेश में कांवड़ क्षेत्र का पुलिस कप्तान ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की टीम के साथ लगी एसपी देहात जया बलोनी। पार्किंग में सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से जगह जगह हो रहे जलभराव और भूस्खलन। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। उसके उपलक्ष्य में भी अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और मैं देख रहा हूं पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो कल्पना की, परिकल्पना की, वो आज कितना विस्तार रूप ले रही है। आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर उनका नेतृत्व भी कर रहा है, समन्वय भी कर रहा है, उनके अधिकारों के लिए लगातार काम भी कर रहा है और संगठन का विस्तार भी हो रहा है। पिछले दिनों अनुपम जी ने और हमारे सुमित जी ने हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सच में मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था उस दिन। मैंने सोचा था, इन्होंने मुझे बुलाया है तो बहुत ज्यादा होंगे तो 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उससे 5 गुना लोग सभागार के बाहर थे। तो इसलिए मैं आज जब मुझे बताया गया हमारे श्री देवेंद्र बिष्ट देवू जी द्वारा अनेक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इन्होंने मुझे कहा भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं, तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का एक शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अति व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊं, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ओएनजीसी अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी। सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है
हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ओएनजीसी विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का दून विहार में नगर निगम द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर निगम देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने किया। नगर निगम द्वारा निर्मित इस तीसरे वेंडिंग जोन में पहले चरण में 19 लोगों को दुकानें आवंटित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्मार्ट वेंडिंग जोन बना है, जिससे व्यवस्था बनने के साथ ही लोगों को रोजगार मिला है। शहर में लोगों को रोजगार देने का यह अच्छा साधन है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि अतिक्रमण अभियानों के दौरान सबसे पहले लाठी गरीब तबके के लोगों पर पड़ती है। बीजेपी सरकार अंत्योदय के नारे को लेकर कार्य करती है और इसी भावना के साथ वेंडिंग जोन का निर्माण प्रदेश भर में हो रहा है। उन्होंने उधम सिंह नगर जनपद में भी निर्माणाधीन वेंडिंग जोन का जिक्र किया। देखिए, अक्सर देखने में क्या आता है कि हमारे जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, अतिक्रमण अभियान के नाम पर अभियान चलते हैं और सबसे पहला लाठी जो है गरीब लोगों पर पड़ती है। और आज हमारी सरकार जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज की अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचना चाहिए, आज नगर निगम के द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन का उद्घाटन हमने किया है। और ऐसे ही हम वेंडिंग जोन पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। मैं उधम सिंह नगर का प्रभारी हूं और एक जिसकी मिसाल हर जगह हम देते हैं, बहुत बढ़िया वेंडिंग जोन मैंने वहां भी बनाया है ताकि इन गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। देहरादून के नया गांव हाथीबटकला स्थित चैतन्य महाप्रभु नामहट श्री जगन्नाथ मंदिर के तत्वाधान में दिलाराम बाजार से प्रारंभ हुई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हाथीबटकला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया और सेवा करते हुए भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद दिया और भक्तों पर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, नेहा जोशी आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्य सेवक धामी की पहल, एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्य सेवक धामी की पहल देखने को मिली है। मां विष्णा देवी के साथ सीएम धामी ने किया पौधारोपण। युवराज दिवाकर ने भी किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शासकीय आवास परिसर में हुआ पौधारोपण। प्रत्येक जनमानस को मां के नाम पेड़ लगाने के लिए किया प्रेरित। भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बनाना है जन आंदोलन। मां का स्थान गुरु से भी बड़ा है, कहना सीएम धामी का। पर्यावरण स्वस्थ जीवन का आधार, मां और प्रकृति की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अभियान समाज में पर्यावरण की जिम्मेदारी का भी देता संदेश। मुख्य सेवक धामी की प्रदेशवासियों से अपील, अपनी मां के नाम पर करें पौधारोपण, पौधे का संरक्षण भी स्वयं करें। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी है। सुविधाओं के संबंध में पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ऋषिकेश में कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के वाहनों के लिए आईडीपीएल में चिन्हित की गई पार्किंग को देखा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कप्तान ने पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। पार्किंग में वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए भी व्यवस्था बनाने के लिए कहा। भीड़ और ट्रैफिक पर निगरानी रखने के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है, इसलिए कांवड़ यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही कांवड़ यात्रा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही ब्रीफिंग कर कांवड़ मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को
कई अहम टिप्स भी दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार करने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। एसपी देहात जया बलूनी फिलहाल कांवड़ क्षेत्र में अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है। एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की वार्षिक अधिवेशन में शैक्षणिक नेतृत्व पर मंथन हुआ। एसजीआरआर एजुकेशन मिशन के वार्षिक अधिवेशन में विभिन्न राज्यों में एसजीआरआर ग्रुप के संचालित स्कूलों के 100 से अधिक प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनीष अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि वीना रावत, एसजीआरआर एजुकेशन मिशन ने दीप प्रज्वलित कर और ब्रह्मलीन श्री महंत इंद्रेश चरण दास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वार्षिक अधिवेशन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों से संचालित एसजीआरआर स्कूलों के 100 से अधिक स्कूल प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूलों के लेखा विभाग, एआईसीसी व ईपीएफ को और बेहतर बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। मुख्य अतिथि मनीष अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान प्रवेश में अध्यापन का प्रारूप बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद शिक्षाविदों के लिए भी एक चुनौती आई है। पुराने जमाने की तुलना में आज शिक्षक को और ज्यादा अपडेट रहने की जरूरत है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। शिक्षकों को समय की मांग के अनुरूप निरंतर प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता प्राप्त करनी होगी। छात्र, अभिभावक और स्कूल के दृष्टिकोण में 10वीं के अंक एवं प्रशिक्षण परिणाम हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे हैं। समारोह है, संगोष्ठी है एसजीआरआर मिशन के प्राध्यापकों की और एकेडमिशियंस की, और इसमें जब मुझे भाग लेने तो वह छात्र बहुत स्ट्रेस में होता है, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टीचर्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से कार्य करता है कि अगर इन परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं आए तो लगता है धरती का अंत ही हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। इस बात के साक्षी आप लोग भी हैं और मैं भी। तो इस बात को अपने छात्रों के अंदर भरना, उनको इस बात का एहसास कराना कि इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक तो है। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौर्य सिंह ने ऐश्वर्या रावत को जिला प्रभारी नियुक्त किया। इस दौरान कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। एक होटल के सभागार में आयोजित ये बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों से भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा द्वारा किए जा रहे कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया और आशा व्यक्त की कि प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा जनहित के मुद्दों को उठाएगी और लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे। इस मौके पर नवनियुक्त जिला प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। तो वही सांसद अजय भट्ट ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 जून 1975 के दिन देश में इमरजेंसी थोपते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। संविधान का मजाक उड़ाते हुए संविधान को तहस नहस कर दिया था। रातों रात देश के लोगों पर इमरजेंसी लगाते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे पत्रकारों और उनकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया था। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। कांग्रेस से लोग परेशान हो गए थे। 25 जून 75 के दिन कांग्रेस ने पूरे संविधान का मखौल उड़ाते हुए संविधान को तहस नहस कर दिया और रातों रात इमरजेंसी थोप दी सब पर। मीसा के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंद कर दिया। जितनी भी प्रेस थी, अखबार थी, छापाखाना थी, वहां की लाइटें काट दी और उनके संपादकों को जो थोड़ा सा भी उसमें लिखता था। निकाला दिवस को याद करने के लिए आज सारी जनता, पूरे देश की जनता इसी तरह से जगह जगह पर एकत्रित हो रही है और हम याद कर रहे हैं।
कुछ अच्छे, इसलिए हम नई जनता और नई पीढ़ी इस बात को जाने कि कांग्रेस ने कैसा कैसा काम किया, तब ये आज हम ये मनाने के लिए, काला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि कार्यक्रम के तहत रामनगर पुलिस ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में नशे का कारोबार करने वाले आरोपी दानिश को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी सीज किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उक्त सारा माल आर्थिक और भूरी नाम के व्यक्ति का था। उन्होंने आरोपी को पहाड़ से माल लाने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। रामनगर पुलिस कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर हल्द्वानी और रामनगर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एमडीडीए मुख्यालय में वीसी बंशीधर तिवारी की बैठक की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एमडीडीए मुख्यालय में वीसी बंशीधर तिवारी की बैठक। आढ़त बाजार पुनर्विकास परियोजना के संबंध में की बैठक में एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्णिया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल समेत तमाम अधिकारी रहे उपस्थित। परियोजना से प्रभावित दुकानदार भी बैठक में शामिल। विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। वीसी तिवारी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। वस्तुविद और परामर्शदायी संस्था द्वारा निर्माणाधीन आढ़त बाजार का प्रस्तुतिकरण, सभी लाभार्थियों को परियोजना के लेआउट, दुकानों के डिजाइन इत्यादि के बारे में विस्तार से कराया अवगत। आढ़त बाजार कार्य में 70% प्लॉटिंग और 90% पार्किंग का कार्य हुआ पूर्ण। परियोजना के प्रथम चरण में बड़े साइज के प्लॉटों को आढ़तियों के किया आरक्षित। आढ़त बाजार एसोसिएशन से प्रस्ताव किया आमंत्रण। अन्य आढ़त व्यवसायियों के लिए भूमि की उपलब्धता आवंटन प्रक्रिया को द्वितीय चरण में किया जाएगा निर्धारित। 1 जुलाई से भूखंड आवंटन की प्रक्रिया होगी प्रारंभ। पुनर्वास नीति के तहत की जाएगी आवंटन प्रक्रिया। आवंटित भूखंड का 10 साल तक होगा क्रय, न होगा विक्रय। आवंटन के संबंध प्रकरणों के निस्तारण के लिए एमडीडीए के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन। तो वहीं उत्तराखंड में कहर बनकर बरस रही है बारिश। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार मौसम का जो मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में कहर बनकर बारिश बरसी है। भारी बारिश से जगह जगह हो रहे जलभराव और भूस्खलन। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश। पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की जताई आशंका। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रियों से की अपील। यात्रा के दौरान बरते अतिरिक्त सतर्कता, नदी नालों से रहे दूर। मौसम और यात्रा मार्ग की जानकारी लेकर ही करे यात्रा। सीएम धामी के प्रदेशवासियों से अपील। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने का किया अनुरोध। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का करे पालन। पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी समय से पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र। अभ्यर्थियों की सुरक्षा और परीक्षा राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण, कहना सीएम धामी का। स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख हो रही है जून की। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहां तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को।
और 1 में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहां ज्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नजर बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जलभराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है अभी जो मैंने जनपद बोले देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेन्स है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है। तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफी जरूरत है। तो वहीं पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम खबर, पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित। चुनाव को लेकर अधिसूचना हुई जारी। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को होगी मतगणना। 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में कराए जाएंगे चुनाव। 12 जिलों में 66,418 पदों पर होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में 47,77,072 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा मास्टर जुड़ गए हैं। कमल, पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित हो गई है, अब आगे का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहेगा? कमल, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित कर दी गई है। चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। पहले चरण के लिए 27 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को होगी मतगणना। 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में कराए जाएंगे चुनाव। 12 जिलों में 66,418 पदों पर होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में 47,77,072 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। एक बार फिर हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पंचायत चुनाव को लेकर जो है नई तारीखें घोषित हो गई है। अटकलें बीच में लग गई थी जब हाईकोर्ट ने यहां पर चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब न सिर्फ चुनाव का जो रास्ता साफ हुआ है बल्कि अगली तारीख भी अब घोषित हो गई है। क्या कुछ अभी तक अपडेट है और आगे का कार्यक्रम क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से रहने वाला है? संदीप, कहें तो चुनाव की 21 जून को घोषणा हो गई थी यहाँ पर, जिसमें 2 चरणों को चुनाव होना था। 10 तारीख को पहला मतदान होना था और 15 को दूसरा चरण होना था और 19 जुलाई को यहाँ पर मतगणना होती। लेकिन उसके बाद मामले उच्च न्यायालय में चला गया और जब वहां सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने यहाँ पर स्टे कर दिया था कि उन्होंने चुनाव पर रोक लगा दी थी। उसके बाद लगातार 2-3 दिन लगातार सुनवाई हुई और कल फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जब सरकार का पक्ष आया, जो उनके महाधिवक्ता उन्होंने सारी चीजें बताई, तो उसके बाद जो रोक थी वो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हटा दी और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आप चुनाव कराएं। जो प्रोग्राम हुआ था उसको आप दोबारा जारी करो। जो 2-3 दिन का डिफरेंस आया है आप उसको आगे ले लें। तो आज निर्वाचन आयोग जो है उसने दोबारा संशोधित कार्यक्रम आज जारी कर दिया और कहें तो फिर जो चुनाव है वो 2 चरणों में ही किया जाएगा। 24 तारीख और 28 जुलाई को 2 चरणों में मतदान होगा। 21 तारीख को अगर कहें तो मतगणना होगी और कुल मिला के कहे जो लगभग 47,77,000 के लगभग यहाँ पर मतदाता होंगे। 79 विकास खंड और 7499 जो ग्राम पंचायतें हैं, पद हैं, उस पर चुनाव होगा। और हम कहें तो लगभग 12 जिलों में, हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों में चुनाव होना है और 66,418 जो पद हैं इसके, उस पे चुनाव किए जाएंगे। तो कुल मिला के कहें तो अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है और दोनों ही राजनीति, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और निर्दलीय प्रत्याशी भी जो अपनी जोर से लगे हुए, अन्य संगठन भी जो और अन्य पार्टियां भी लग रही हैं। तो कुल मिला के कहें एक तरह से पंचायत चुनाव का उत्तराखंड में बिगुल बच चुका है।
बिल्कुल कमल, अगर बात करें पार्टियों की तो पार्टी कितनी तैयार है और कब तक लगता है कि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कहें तो दो प्रमुख पार्टियां यहाँ पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है और कहें तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, तो दोनों ही जब ये पहले घोषणा हुई थी उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, पर्यवेक्षक कर दिए गए, अलग अलग जाके जाके जो प्रत्याशियों के चयन के लिए अलग पैनल तैयार किया गया था और मुझे लगता है कि अब 2 तारीख से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ही कहें तो ये जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे और दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। अब वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।